क्या हुआ था? अच्छा, चलिए। जाम की समस्या बड़ी है पटना में। कहाँ तक हुआ था? अच्छा, लोहा के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। मैग्नीज के बारे में पढ़ लिए थे ना। अब मैग्नीज कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। पटना की लगता है सबसे बड़ा समस्या जाम में जाम है। जिधर देखे उधर जाम। क्या सबसे ज़्यादा तो ये हाट पर लगता है, रोडो हाटे है ना। मुसल्लमपुर हाट के रोड को भी एकदम हाटे बना, सबसे ज़्यादा जाम वहीं रहता है। आदमी 1 घंटा पहले निकलता ट्रेन पकड़ने के लिए इधर से। हाँ सही बोले, पैदल आएंगे तो पहले आ जाएंगे, ये बात हमको पता चल गया है। तो धातुओं के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझने का कोशिश कर रहे हैं और 2-3 धातुओं के बारे में पढ़ भी चुके हैं। उससे रिलेटेड प्रश्नों को बना रहे हैं ना। आइए आज लोहा के बारे में समझते हैं। लोहा, और ये जो इनका सिंबल आया है ये लैटिन नाम से आया है। किस नाम से आया है? और लैटिन नाम जो है वह फेरम है, ये तो आप जानते होंगे। तो तत्वों का जो प्रतीक है, तत्वों का जो प्रतीक है, तत्व धातु अधातु में है, तो उनका जो प्रतीक है, प्रतीक 3 तरह से तय होते हैं। ये दूसरा नंबर चैप्टर में बताए थे। प्रतीक तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर या अंग्रेजी नाम के प्रथम के बाद कोई एक और अक्षर, और तीसरा है कि कई तत्व ऐसे हैं जिनके रासायनिक संकेत उनके लैटिन नामों से निकल कर आया है। तो लोहा जो है इनका लैटिन नाम फेरम है, फेरम, और फेरम से ही एफी इसका संकेत आया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप देख ही लिए होंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपका ग्रुप कितना है? या 8 है। ग्रुप कितना है? 8 है। और पीरियड कितना है? 4 है। तो लोहा यानी कि आयरन आवर्त संख्या 4 और वर्ग संख्या 8 का सदस्य है। लोहा वर्ग 8, ग्रुप 8 और आवर्त 4, पीरियड 4 का सदस्य। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मैग्नीज के तरह लोहा भी हमारा क्या है? संक्रमण धातु है। क्या है? संक्रमण धातु है, ट्रांजिशनल एलिमेंट है। वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। चूंकि जितने भी संक्रमण तत्व हैं सबके सब क्या है? धातु है, इसीलिए हम इन्हें संक्रमण धातु भी कहते हैं। आप तत्व भी कह सकते हैं, लेकिन कोई भी संक्रमण तत्व, कोई भी ट्रांजिशनल एलिमेंट नॉन मेटल नहीं है। ठीक है, सभी के सभी ट्रांजिशनल एलिमेंट जो है वो आपका मेटल है। तो ये संक्रमण धातु है, ट्रांजिशनल एलिमेंट है या ट्रांजिशनल मेटल है लोहा। और परमाणु संख्या देखें तो लोहा का जो परमाणु संख्या वो कितना होता है? 26 होता है। परमाणु संख्या को किस में सूचित करते हैं? जेड में सूचित करते हैं। जेड बराबर 26 मतलब परमाणु संख्या बराबर 26। और जो भी संक्रमण तत्व अथवा संक्रमण धातु है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसमें डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? और डी ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल में अधिकतम
तो संक्रमण तत्व की, संक्रमण धातु की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें डी ऑर्बिटल होगा ही होगा और वह पूरी तरह से भरा नहीं होगा। अब देख लीजिए लोहा का, अगर लोहा का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, देखिए तो कितना बच गया, 2, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 6। तो देख रहे हैं ना 3d। और ये भी जान लीजिए कि संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु के डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं, और ये डी ऑर्बिटल कैम्मा वर्ग, कैम्मा कक्षा का है, तीसरा कक्षा का। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु के 3d ऑर्बिटल जो है, 3d ऑर्बिटल जो है यह अपूर्ण रहता है, अर्थात पूरी तरह से भरा नहीं रहता। कुछ अपवाद है, यानी एक संक्रमण तत्व है जिसका आपका डी भरा मिलेगा, लेकिन उस एक अपवाद को छोड़ दे तो संक्रमण तत्व की विशेषता है कि सभी संक्रमण तत्व में कौन ऑर्बिटल रहते हैं, 3d ऑर्बिटल रहते हैं, और किसी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, कोई पूरी तरह से भरा नहीं रहता है। अगर इसका शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करें तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 6, 2, 8, 6, 14, और अंतिम कक्षा में कितना, 2। ये हो गया आफबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये हो गया आपका क्या, कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये कक्षा उपकक्षा दोनों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लियर हो गया। तो लोहा एक संक्रमण धातु है, और सभी संक्रमण धातु के 3d ऑर्बिटल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे नहीं होते हैं। लोहा के 3d ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी याद रखने वाली बात है। तो अब देख ही लिए हैं इतना। लोहा का जो संकेत है वो उनके लैटिन नाम से आया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये वर्ग 8 आवर्त 4 में है। परमाणु संख्या 26 होता है, द्रव्यमान संख्या 56 होता है, 55.8 होता है, तो उसको आप 56 मान लीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ही देख रहे हैं, 3d ऑर्बिटल में लोहा के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये याद रखने वाला तथ्य है कि किसी भी संक्रमण धातु के 3d ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे नहीं होते हैं। कुछ अपवाद हैं, उसका हम जिक्र करेंगे आगे, लेकिन याद रखना है कि संक्रमण तत्व सारे के सारे धातु है और इनके 3d ऑर्बिटल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे नहीं होते हैं। इससे पहले मैग्नीज जो पढ़े थे वो भी क्या था, हमारा संक्रमण धातु था। मैग्नीज भी क्या था, हमारा संक्रमण धातु था, लेकिन एल्युमिनियम संक्रमण धातु नहीं था। क्लियर हो गया। आइए दोस्तों, अब लोहा को अगर समझते हैं, किस आवर्त में है लोहा, 4 आवर्त। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितना सेल होगा वही उसकी आवर्त संख्या होगी, वही उसकी आवर्त संख्या होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे थे, उसमें सेलों की संख्या कितनी थी, 4 थी। 2, 8, 14, 2 यानी कि 4 सेल थे, तो आवर्त संख्या कितना हुआ, 4 हुआ। जितना कक्षा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वही उसका आवर्त संख्या होता है। अब आइए दोस्तों कि अगर भूपर पट्टी की स्थिति देखें, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, पृथ्वी के भूपर पट्टी समझते हैं ना, पृथ्वी के ऊपरी वायु परत को हम क्या कहते हैं, भूपर पट्टी कहते हैं। तो पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है उसमें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, 46% से भी ज्यादा है। दूसरा स्थान किसका है, सिलिकॉन है, ये भी 27% से ज्यादा है। तीसरा स्थान एल्युमिनियम का है, ये 8% है। उसके बाद लोहा का है, ये कितना है, 5% है। लोहा के बाद कैल्शियम है, सोडियम है,
ठीक है, मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन आप देखिए कि पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर दो सबसे ज्यादा जो है वो तो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, सिलिकॉन भी नॉन मेटल। लेकिन पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम है। और दूसरा स्थान कौन है? लोहा। तो लोहा की उपलब्धता की अगर हम जिक्र करें तो लोहा इस पृथ्वी पर दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। भूपर पट्टी पर एल्युमिनियम के बाद सबसे ज्यादा कौन धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा धातु कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी के भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन है, दूसरा स्थान सिलिकॉन का है। ऑक्सीजन सिलिकॉन दोनों ही नॉन मेटल है, धातु एल्युमिनियम है, लोहा है। वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो धातु इस्तेमाल किए जाते हैं वो लोहा है। सबसे ज्यादा जो धातु इस्तेमाल किए जाते हैं लोहा है। लोहा को अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। और लोहा के बाद दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम है। तो सबसे लोहा जो है पृथ्वी के भूपर पट्टी पर दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है। वर्तमान में पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर किसी धातु का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वो लोहा है। लोहा की इतनी अधिक महत्व हमारी अर्थव्यवस्था में आज बन गया है कि इसे अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ कहा जाता है। लोहा के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था गतिशील हो ही नहीं सकती है, इतना ज्यादा महत्व है। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि भूपर पट्टी पर लोहा से ज्यादा क्या है? एल्युमिनियम है। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर लोहा से ज्यादा क्या है? एल्युमिनियम है। लेकिन सबसे ज्यादा एल्युमिनियम होने के कारण भी एल्युमिनियम लोहा से ज्यादा महंगा है। लोहा सस्ता है, एल्युमिनियम महंगा है। उपलब्धता अगर देखिए तो पृथ्वी पर लोहा से ज्यादा क्या है? एल्युमिनियम में। आप देख रहे हैं डाटा आपके सामने में हम रख दिए। उपलब्धता के अनुसार एल्युमिनियम को सस्ता होनी चाहिए, लोहा को महंगा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है, लोहा ही सस्ता है, एल्युमिनियम क्या है? महंगा है। अब इनका कारण समझ ली कि ऐसा क्यों होता है। होता क्या कि एल्युमिनियम को हम बॉक्साइट से निकाले थे। एल्युमिनियम को तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालना एक खर्चीली विधि है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त करने में ज्यादा खर्च होता है। उसके बनिस्पत लोहा के अयस्क से लोहा को निकालना सस्ता पड़ता है। तो लोहा का निष्कर्षण, अयस्क से धातु प्राप्त करना निष्कर्षण कहलाता है। तो लोहा का निष्कर्षण एल्युमिनियम के अपेक्षा सस्ता है, एल्युमिनियम की अपेक्षा। यही कारण है कि लोहा एल्युमिनियम से कम होते हुए भी लोहा एल्युमिनियम से सस्ता है, एल्युमिनियम महंगा है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है? लोहा है। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की अधिक उपलब्धता होने के बावजूद भी यह लोहे के अपेक्षा महंगी क्यों बिकती है? क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने की विधि खर्चीली है। उसके बनस्पत लोहा के अयस्क से लोहा प्राप्त करना सस्ता है। क्लियर? आइए अब लोहा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहां तक समझ गए हैं? पृथ्वी के भूपर पट्टी पर अगर लोहा के खनिजों पर हम ध्यान दें तो सबसे प्रचलित
हेमाटाइट है, हेमाटाइट है। दूसरा महत्वपूर्ण खनिज इसका कौन है? मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट। तीसरा प्रमुख खनिज कौन है? सिडेराइट है, ये कार्बोनेट अयस्क है। चौथा है आयरन पायराइटस। अब पायराइटस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सल्फर युक्त खनिज को क्या कहते हैं? पायराइटस कहते हैं। सल्फर युक्त खनिज को क्या कहते हैं? पायराइटस कहते हैं। सल्फर युक्त खनिज को क्या कहते हैं? पायराइटस कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है Fe2। और एक और खनिज लोहा का वो है कैल्को पायराइटस। कैल्कोपायराइटस, कैल्कोपायराइटस CuFeS2। चूंकि इसमें कॉपर है तो इसको कॉपर पायराइटस भी पढ़ा जाता है। तो कैल्कोपायराइटस पढ़िए आप इसे या कॉपर पायराइटस पढ़िए, बात बराबर है। तो अगर हम पृथ्वी के भूपर पट्टी पर लोहा के खनिजों को खोजने के लिए निकलेंगे तो ऐसे ऐसे खनिज हमें प्राप्त होंगे: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट्स और कैल्कोपायराइट्स। कुल मिलाकर 4 प्रकार के, 4 नहीं 5 प्रकार के खनिज पृथ्वी के भूपर पट्टी पर उपलब्ध हैं। लेकिन ये सब खनिज है, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर निश्चित ही यह 5 प्रकार के लोहे के खनिज उपलब्ध हैं। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा उपलब्धता किसकी है, तो सबसे ज्यादा उपलब्धता किसकी है? हेमाटाइट की। उसके बाद सबसे ज्यादा उपलब्धता किसकी है? मैग्नेटाइट की। और इन सब की इतनी उपलब्धता नहीं है पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कि इन सबसे अयस्कों को हम प्राप्त करें। यानी कि सिडेराइट, आयरन पायराइट्स, कैल्कोपायराइट्स ये लोहा के खनिज है, ये अयस्क के भूमिका में नहीं है। कारण ये है कि सिडेराइट, आयरन पायराइट्स और कैल्कोपायराइट्स की उपलब्धता पृथ्वी के भूपर पट्टी पर न के बराबर है। सबसे ज्यादा लगभग जिन भी देशों के पास लोहे के खान हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत, किन्हीं भी देश के पास अगर लोहा के खान है तो उनके लोहा के खान के अंतर्गत 90% भंडारण केवल किसका है? हेमाटाइट का। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विश्व के तमाम जगहों पर जहां पर लोहा की उपलब्धता है वो किस रूप में है? हेमाटाइट के रूप में है। 99% लोहा की प्राप्ति लोहा के किन अयस्कों से की जाती है? हेमाटाइट से की जाती है। हालांकि हेमेटाइट से कहीं ज्यादा लोहा की मात्रा किसमें है? मैग्नेटाइट में है। लेकिन मैग्नेटाइट की भी उपलब्धता इतनी नहीं है जो इनसे लोहा निकालकर हम लोहे की मांग को पूरी कर सके। तो मैग्नेटाइट में लोहा की मात्रा हेमेटाइट से ज्यादा होती है, लेकिन उपलब्धता इसकी है नहीं। आप जो काले रंग का चुंबक देखे ना, वास्तव में वही क्या है? मैग्नेटाइट है। प्राकृतिक चुंबक काले रंग का होता है, आप देखे होंगे। प्राकृतिक चुंबक जो काले रंग का होता है वे वास्तव में क्या है? मैग्नेटाइट। वे वास्तव में क्या दोस्तों? मैग्नेटाइट। तो खनिज तो कई प्रकार के हैं, लेकिन सिडेराइट, पायराइट, कैल्कोपायराइट उपलब्ध ही नहीं है। और मैग्नेटाइट में लोहा की मात्रा ज्यादा है भी, तो हम इनसे व्यापक पैमाने पर लोहा निकाल नहीं सकते हैं। तो लोहा की प्राप्ति आपको किससे करना होगा?
तो विश्व का लगभग 99% लोहे की प्राप्ति लोहे के किस अयस्क से की जाती है? हेमाटाइट से की जाती है। अन्य अयस्कों से इसलिए नहीं की जाती है कि इनकी उपलब्धता ही नहीं है। अब दोस्तों आइए हेमाटाइट से लोहा निकालने की प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। हेमेटाइट Fe2O3 हेमाटाइट जहां से भी प्राप्त होता है तो उसमें गैंग के रूप में मिले होते हैं क्या? सिलिका। उसके बाद क्या मिले होते हैं? मिट्टी। उसके बाद क्या मिले होते हैं? पत्थर। तो ये प्रमुख गैंग जो है आपका मिला रहेगा किसमें? हेमाटाइट अयस्क में। हेमाटाइट अयस्क जहां भी प्राप्त होते हैं उन अयस्कों में गैंग के रूप में जो सबसे प्रमुख रूप से उपलब्ध होते हैं वो है सिलिका। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या पढ़ते हैं? सिलिका पढ़ते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या पढ़ते हैं? सिलिका पढ़ते हैं। तो हेमाटाइट का सबसे प्रमुख गैंग कौन है? सिलिका। इसके अलावे इसमें मिट्टी, पत्थर, कंकर, बजरी ये सब मिले ही होते हैं। आप जानते हैं कि हेमाटाइट से अगर हम लोहा प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या हटाना पड़ेगा? गैंग को हटाना पड़ेगा। गैंग को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग का। हाइड्रोलिक वॉशिंग का ये बात आपको समझाए थे। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? द्रव चालित धुलाई। द्रव चालित धुलाई। हेमाटाइट एक ऑक्साइड अयस्क है और ऑक्साइड अयस्क से गैंग को हटाने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है? हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव चालित धुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हेमाटाइट अयस्क के गैंग को हटाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग का, द्रव चालित धुलाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि हाइड्रोलिक वॉशिंग और द्रव चालित धुलाई से जब हेमाटाइट अयस्क के गैंग को हटाने का प्रयास किया जाता है तो मिट्टी और पत्थर, कंकर, बजरी ये सब गैंग तो हट जाते हैं, लेकिन फिर भी द्रव चालित धुलाई के बाद भी हेमाटाइट से सिलिका गैंग दूर नहीं हो पाते। हेमाटाइट को हाइड्रोलिक वॉशिंग तो करते ही करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग करते करते इसमें मिट्टी के कण, पत्थर के कण सब जो मिले होते हैं गैंग के रूप में, तो ये गैंग तो हट जाता है, लेकिन कौन सा गैंग नहीं हट पाता है? सिलिका। सिलिका नहीं हट पाता। अब सिलिका नहीं हट पाता है तो अब क्या किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इतनी प्रोसेस को आप समझ गए ना। तो सिलिका नहीं हटा दोस्तों, कितना भी द्रव चालित धुलाई कर लीजिए, इस हेमाटाइट से कौन से गैंग दूर नहीं होते हैं? सिलिका गैंग दूर नहीं होते हैं। जब तक सिलिका निकालेंगे नहीं, जब तक पूरा का पूरा सिलिका नहीं निकलेगा हेमाटाइट से, तब तक लोहा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो सिलिका निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो सिलिका निकालने के लिए सबसे पहले इसमें मिलाया जाता है कोक। क्या मिलाया जाता है? कोक यानी कार्बन, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। कोक और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही यहां पर किसकी भूमिका में है? फ्लक्स की भूमिका में है। किसकी भूमिका में है? हेमाटाइट अयस्क को जब द्रव चालित धुलाई के माध्यम से गैंग हटाने का प्रयास करते हैं तो केवल छोटे मोटे गैंग दूर होते हैं, जो सबसे प्रमुख गैंग है सिलिका, वो दूर होते नहीं है।
जो सबसे प्रमुख गैंग है सिलिका, वो दूर नहीं होते हैं। सिलिका को दूर करने के लिए इस हेमाटाइट एस्क में 2 फ्लक्स मिलाए जाते हैं। कौन कौन? कोक और कैल्शियम। कौन कौन से 2 प्रमुख फ्लक्स मिलाए जाते हैं? कोक और कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपके इस मिलावट में हेमाटाइट है, सिलिका है, कोक है और कैल्शियम कार्बोनेट। इन सबको मिला करके क्रशर मशीन में चूर्ण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चूर्ण बना लेते हैं। और इसको जो जब हम चूर्ण बना लेते हैं तो इन चूर्ण को कहा जाता है क्या? चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्ज। क्लियर? यहां तक समझे कि नहीं समझे? हेमाटाइट को हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दीजिए, लेकिन फिर भी कौन से गैंग दूर नहीं होते हैं? सिलिका। सिलिका दूर करने के लिए कौन कौन से फ्लक्स मिलाए जाते हैं? अब इन चारों को मिला करके क्रशर मशीन में पीस कर चूर्ण बना लिया जाता है। और इस चूर्ण को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। इन चूर्ण को क्या कहते हैं? चार्ज। तो चार्ज बनकर तैयार है। चार्ज वाले चूर्ण में क्या क्या है? क्लियर? अब इस चार्ज को एक भट्ठी में डालेंगे। अब इस चार्ज को, चार्ज समझ गए? हेमाटाइट, सिलिका, कोक और कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें कोक और कैल्शियम कार्बोनेट क्या किसकी भूमिका में है? फ्लक्स की भूमिका में है। इन सब के मिश्रण को चार्ज कहते हैं। और चार्ज को, चार्ज समझ गए ना? अब इस चार्ज को एक भट्ठी में ले जाते हैं और उस भट्ठी को कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि वात्या भट्ठी। वात्या भट्ठी। लोहे का निष्कर्षण एक खास प्रकार के भट्ठी में किया जाता है। इस भट्ठी को क्या कहते हैं? वात्या भट्ठी कहते। इस भट्ठी को क्या कहते हैं? वात्या भट्ठी कहते हैं। वात्या भट्ठी। अब वात्या भट्ठी का स्ट्रक्चर को भी समझना थोड़ा सा जरूरी है कि अब भट्ठी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस भट्ठी के स्ट्रक्चर को आप डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। तो भट्ठी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इस भट्ठी के इस भाग से डाला जाता है गर्म हवा का झोंका। इस साइड से भी डाला जाता है गर्म हवा का झोंका। गर्म हवा का झोंका। और ऊपर से गिराया जाता है किसको? चार्ज को। चार्ज समझ गए? ऊपर से गिराया जाता है किसको? और नीचे से गर्म हवा का झोंका। अब फिर भट्ठी के अंदर कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त क्या होता है? लोहा प्राप्त होता है। तो भात्या भट्ठी के स्ट्रक्चर को देखे, भट्ठी बहुत एकदम 50 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा होता है। समझे कि नहीं समझे? लोहे का निष्कर्षण एक खास प्रकार के भट्ठी में करते, जिसे क्या कहते हैं? भात्या भट्ठी का औसत ऊंचाई अधिकतम 50 फीट तक हो सकती है। अधिकतम ऊंचाई कितना? लगभग 50 फीट तक। और चौड़ाई अधिकतम 25 फीट तक हो सकता है।
अब कम बहुत हो सकता, हम अधिकतम की बात कर दिए। और भट्ठी के नीचे में कुछ स्पेस होता है जिससे गर्म हवा का झोंका, लगातार बहुत गर्म हवा का झोंका डाला जाता है। और जो हम इससे पहले चार्ज बनाए, चार्ज, उस चार्ज को गिराया जाता है भट्ठी के ऊपर से। कहां से? भट्ठी के ऊपर से। अब बात्या भट्ठी की खासियत ये होती है कि गर्म हवा के झोंका हम बात्या भट्ठी के नीचे में दे रहे हैं, तो बात्या भट्ठी का टेम्परेचर नीचे में ज्यादा होता है ऊपर में, नीचे में ज्यादा होता है ऊपर में। और उसके बाद भट्ठी में कई तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कई तरह के रासायनिक अभिक्रिया होती है। आइए उन रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हमें लोहा प्राप्त होता है। क्लियर यहां तक समझ गए हैं दोस्तों? भट्ठी के अंदर चलते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले क्या क्या डाले हैं भट्ठी में? कोक, ये सब डाल दिए हैं। ये सब तो हमारे साथ है, ये सब ऊपर से डाले हैं। ये किसकी भूमिका में है? फ्लक्स की भूमिका में है। ये किसकी भूमिका में है? गैंग की भूमिका में है। किसकी भूमिका में है? और ये आपका अयस्क हो गया। ये आपका क्या हो गया? अयस्क हो गया, जिससे लोहा प्राप्त होगा। सबको मिला दिए, इसी मिश्रण को चार्ज कहेंगे। चार्ज को बात्या भट्ठी के नीचे से झोंकेंगे कि ऊपर से? ऊपर से गिराएंगे। अब आइए, भट्ठी में कई तरह के रासायनिक अभिक्रिया होती है, समझने का आप कोशिश कीजिएगा। आपको लगा होगा कि क्या सब पढ़ रहे हैं। क्लियर समझ रहे हैं किन बात को? वैसे जो चीज पढ़ा रहे हैं सीधे 12th में पढ़ना पड़ता है। धातुओं का कैसे प्राप्ति करेंगे, इसका विस्तार पूर्वक वाला चैप्टर जो है सीधे 12th के भी एनसीईआरटी में है। लगभग सारी बात धातुओं का अध्ययन इसी प्रकार करना पड़ेगा, और नहीं तो डायरेक्ट फैक्ट रख देंगे तो उससे अच्छा है कि आप खुद याद कर लीजिए। तो हम डिटेल में बता रहे हैं कि परीक्षा इधर उधर घुमा, आप जवाब देने के लिए काबिल होइएगा। वैसे प्रश्न का कलेक्शन कर ही दिए हैं, प्रश्न हर कोना में से निकाल कर एग्जाम पूछा है। भट्ठी क्यों बता रहे? भट्ठी पूछा हुआ प्रश्न है कि भट्ठी का ऊपर का ताप ज्यादा होता है कि नीचे का, कि मध्य भाग का? नीचे का ताप सबसे ज्यादा होता है, ऊपर जाते जाते ताप क्या होता है? घटते जाता है। यानी जहां से चार्ज, ऊपर से चार्ज गिरा रहे हैं ना, चार्ज गिरा रहे, टेम्परेचर कम रहेगा तब ना चार्ज गिराएंगे। तो ऊपर में टेम्परेचर बात्या भट्ठी का सबसे कम है, नीचे में सबसे ज्यादा। तो मध्य भाग में आप अंदाज लगा लीजिएगा क्या होगा। अब ध्यान दीजिए कि बात्या भट्ठी में हम चार्ज को गिराए और नीचे से गर्म हवा का झोंका दे रहे हैं, हवा में ऑक्सीजन है। सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहला रिएक्शन होता है कि जो कोक है ना, वो गर्म हवा के झोंका जिसमें क्या है? ऑक्सीजन, इससे रिएक्शन करके क्या बनाता है? और यह रिएक्शन प्रबल उष्माक्षेपी होता है, यानी कि इसमें भारी मात्रा में उष्मा निकलता है। तो बात्या भट्ठी का पहला रिएक्शन देख लिए। बात्या भट्ठी का पहला रिएक्शन क्या हुआ कि फ्लक्स के रूप में जो कोक डाले हैं और नीचे से जो गर्म हवा का झोंका डाल रहे हैं, उन झोंका से ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना लिया? और यह रिएक्शन प्रबल उष्माक्षेपी बहुत उष्मा पैदा हुआ। अब बहुत उष्मा जो पैदा हुआ, तो दूसरा रिएक्शन कौन होता है बात्या भट्ठी में? अब ये जो फ्लक्स है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट पर यह उष्मा जब पड़ता है तो कैल्शियम कार्बोनेट इस उष्मा से विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। पहला रिएक्शन चार्ज का कोक और गर्म हवा के झोंका वाले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यह रिएक्शन जो होता है बात्या भट्ठी के अंदर प्रबल उष्माक्षेपी होता है। भारी मात्रा में क्या निकलता है? उष्मा निकलता है।
फिर इस उष्मा से फ्लक्स के रूप में जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया गया है, वो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन फर्स्ट के उष्मा से डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब आइए तीसरा रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, तो बात्या भट्टी का तीसरा रिएक्शन होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन पहला और रिएक्शन दूसरा दोनों का कार्बन डाइऑक्साइड एक बार फिर किससे अभिक्रिया करता है, कोक से। एक बार फिर किससे अभिक्रिया करता है, पहला रिएक्शन का कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा रिएक्शन का कार्बन डाइऑक्साइड एक बार फिर किससे अभिक्रिया किया, कोक से अभिक्रिया किया और बनाया कार्बन मोनोक्साइड। क्या बनाएगा दोस्तों, कार्बन मोनोक्साइड। बैलेंस करिएगा तो 2 लग जाएगा शायद, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे ही कार्बन मोनोक्साइड बनता है तो चौथा रिएक्शन बात्या भट्टी में क्या होता है कि अब हेमाटाइट अभिक्रिया करता है किससे, कार्बन मोनोक्साइड से अभिक्रिया करता है और प्राप्त होता है लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड, प्राप्त होता है लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करिएगा तो 2 3 3 3 6 3 दूना 6, क्लियर हो गया, बैलेंस हो गया। तो देख लिए, तो बात्या भट्टी में रिएक्शन हुआ, कुल चौथा रिएक्शन में आपको जाकर क्या मिला, निकल गया लोहा, निकल गया जी, लोहा प्राप्त हो चुका। लेकिन अभी भट्टी में है, अभी ये भट्टी में चला है। तो भट्टी का पहला रिएक्शन कि कोक गर्म हवा के झोंका के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। या रिएक्शन प्रबल उष्मा छेपी होता है। फिर इस उष्मा से कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन 1 का कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन 2 का कार्बन डाइऑक्साइड एक बार फिर कोक से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोक्साइड बनाता है। अब कार्बन मोनोक्साइड हेमाटाइट से अभिक्रिया करके, कार्बन मोनोक्साइड हेमाटाइट से अभिक्रिया करके क्या देता है, लोहा। लेकिन अभी भी बचा हुआ क्या, सिलिका हटा है अभी तक। सिलिके हटाने के लिए सारा कांड हो रहा है। सिलिका अगर हाइड्रोलिक वॉशिंग में दूर हो जाता तो ये भट्टी सब बनाने का कोई काम ही नहीं था दोस्तों। तो आइए पांचवा रिएक्शन देख लीजिए। वात्या भट्टी का पांचवा रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन 2 में कैल्शियम ऑक्साइड बना है। रिएक्शन 2 में क्या बना है, और गैंग के रूप में क्या है। अब ये दोनों रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। ये आपका हो गया स्लैग। ये आपका क्या हो गया, स्लैग, यानी कि धातु मल। तो वात्या भट्टी का रिएक्शन देख लिए। वात्या भट्टी में मुख्य 5 रिएक्शन होते हैं, छोटे मोटे और भी ढेर सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन मुख्य रिएक्शन कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले एक बार पुनः ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोक गर्म हवा के झोंका के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वात्या भट्टी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह रिएक्शन प्रबल उष्मा छेपी होता है, भारी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होता है। उसके बाद दोस्तों उस उष्मा से कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पुनः कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन फर्स्ट सेकेंड का एक बार पुनः कोक से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोक्साइड देता है। कार्बन मोनोक्साइड हेमाटाइट से अभिक्रिया करके लोहा देता है। और रिएक्शन 2 का कैल्शियम ऑक्साइड हेमाटाइट के गैंग सिलिका से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। अब ध्यान दीजिए, रिएक्शन देख लिए ना। अब एक बार पुनः आप वात्या भट्टी पर आइए। तो वात्या भट्टी का स्ट्रक्चर आप देख लिए थे। स्ट्रक्चर देख लिए। इधर से मारा जाता क्या, गर्म हवा, इधर गर्म हवा। अब देखिए कई रिएक्शन के बाद आपको लोहा प्राप्त हो गया।
तो लोहा जो है दोस्तों वो वात्या भट्टी के नीचे में रहते हैं, वात्या भट्टी के नीचे में, वात्या भट्टी के। और आपका जो धातुमल बना, क्या बना? धातुमल बना, कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या रहते हैं? ऊपर में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आप जानते हैं कि धातुमल धातु से हल्के होते हैं, स्लैग धातु से क्या होता है? अगर नहीं जानते तो आप जानिए कि कैल्शियम सिलिकेट हल्का होता है, लोहा क्या होता है? भारी होता है। तो भारी होने के कारण लोहा नीचे है, कैल्शियम सिलिकेट ऊपर। और यहां पर एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, क्या जानते हैं? कि मान लीजिए लोहा ऊपर होता है तो कभी हमें लोहा नहीं मिलता, क्योंकि अगर लोहा ऊपर में रहता तो गर्मा बाजार है ना, लोहा यह रहता, एक बार पुनः लोहा इस ऑक्सीजन से शुरू करके यानी कि हेमाटाइट बनकर रेडी रहता। ऊपर से हेमाटाइट गिरा रहे हैं, नीचे से हेमेटाइट निकल रहा है। तो इसलिए ये जो धातुमल बना है कैल्शियम सिलिकेट, ये लोहा की सुरक्षा करता उस समय जिस समय लोहा पिघला हुआ है। और सुरक्षा कैसे करता है? तो ये धातुमल स्लैग बनकर लोहा के ऊपर तैरने लगता है हल्के होने के कारण। अगर ऐसा नहीं रहता तो लोहा ऊपर में रहता और गर्म हवा का झोंका नीचे से जो दिया रहा है, ये लोहा एकदम गर्म पिघला हुआ है ही और तेजी से रिएक्शन करने की स्थिति में है, वे तुरंत गर्म हवा के झोंका से फिर अभिक्रिया करके अब फिर हेमाटाइट बन जाता। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो धातुमल जो बना वो लोहा का रक्षा करता है। अब क्या करेंगे? अब वात्या भट्टी के इस भाग में छिद्र होता है, ठीक है ना, यहां से लोहा आपका क्या हो गया? बाहर निकल गया। लोहा क्या हो गया? बाहर निकल गया। और वात्या भट्टी जो है दोस्तों, वात्या भट्टी जो होता है, ये भट्टी एक बार स्टार्ट होता है तो स्टार्टे रहता है, तब तक स्टार्ट रहता है जब तक भट्टी बर्बाद ना हो जाए। यानी कि भट्टी उपयोग करते 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 उपयोग करते करते जब भट्टी की अंतिम आयु हो जाती है तबे भट्टी को बंद किया जाता है। और नॉर्मली एक बार भट्टी सुलगता है तो 10 सालों तक लगातार, बरसात हो या जाड़ा हो या गर्म, लगातार चलते रहता है। उसके बाद भट्टी की आयु पूरी खत्म। तो भट्टी को बार बार सुलगाया नहीं जाता है दोस्तों। एक बार स्टार्ट जो रहता है भट्टी, वो लगभग तब तक स्टार्ट रहता है जब तक स्वयं भट्टी न टूट जाए। नॉर्मली भारत में इस्तेमाल होने वाले भट्टी जो है वह 10 साल की आयु वाली होती है, यानी कि एक बार शुरू हुआ तो 10 साल तक लगातार चलते रहता है, लोहा निकलते रहता है। अब भट्टी से जो लोहा प्राप्त तो एकदम पिघला हुआ लोहा है, पिघला हुआ लोहा है। लेकिन भट्टी से जो लोहा प्राप्त हुआ है दोस्तों, भट्टी से जो लोहा प्राप्त हुआ वह लोहा में वात्या भट्टी से जो प्राप्त लोहा है, इसमें कार्बन की मात्रा 2.5 से 4% तक होती है, 2.5 से 4% तक होती है। वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है, उस भट्टी से प्राप्त लोहा में कार्बन की मात्रा 2.5 से 4% होता है, 2.5 से 4% होता है। इतनी अधिक कार्बन की मात्रा वाले लोहा को कास्ट आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट आयरन कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। यानी वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है वो कौन लोहा होता है? ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी? 2.5 से 4%। कितनी? 2.5 से 4%। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा में कार्बन की मात्रा 2.5 से 4% तक होती है।
इतनी अधिक मात्रा वाले लोहा जो है बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। इनमें मजबूती तो होती है, आघात वर्धनीयता तन्यता उतना नहीं होता है, और ये भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन ये भंगुर होते हैं। आप पढ़े न कि धातु से पराप्त धातु की जो एक प्रमुख गुण है आघात वर्धनीयता और तन्यता, वो ढलवा लोहा में नहीं है। मजबूती बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भंगुर प्रकृति के, इसलिए ये लोहा ढलवा लोहा ज्यादा उपयोगी नहीं है। और ढलवा लोहा भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं, दो प्रकार के। ढलवा लोहा भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ढलवा लोहा भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। इनका कौन कौन प्रकार है? पहला प्रकार है इसका सफेद ढलवा लोहा, व्हाइट कास्ट आयरन। सफेद ढलवा लोहा, सफेद ढलवा लोहा वह लोहा है इसमें कार्बन संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और दूसरा है आपका गिरे को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, भूरा। भूरा ढलवा लोहा, भूरा ढलवा लोहा। भूरा ढलवा लोहा वह लोहा है, इस लोहा में दोस्तों कार्बन, इस लोहा में कार्बन ग्रेफाइट के रूप में रहता है। कार्बन ग्रेफाइट के रूप में रहता है, ग्रेफाइट के रूप में रहता है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में रहता है। क्लियर बात समझ गए? तो ढलवा लोहा बात्या भट्टी से जो प्राप्त लोहा है वो कौन लोहा है? जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 2.5 से 4%, 2.5 से 4%। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कौन लोहा है? ढलवा लोहा। कठोर तो होते हैं, लेकिन ये भंगुर प्रकृति के होने के कारण ज्यादा उपयोगी। और ढलवा लोहा भी कितने प्रकार के? सफेद ढलवा लोहा और सफेद ढलवा लोहा, और सफेद ढलवा लोहा में कार्बन के रूप में है, लेकिन भूरा ढलवा लोहा में कार्बन ग्रेफाइट के रूप में रहता है। भूरा ढलवा लोहा में कार्बन ग्रेफाइट के रूप में रहता है। ग्रेफाइट समझ रहे ना आप? कार्बन के 3 अपर रूप है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन। तो ग्रेफाइट के रूप में अगर कार्बन लोहा में ग्रेफाइट के रूप में अवस्थित है, तो ऐसे ढलवा लोहा का रंग जो है भूरा होता है, और इसीलिए इसे भूरा ढलवा लोहा कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो ढलवा लोहा समझ गए। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़े। अब आइए, ढलवा लोहा यानी कि ढलवा लोहा अंग्रेजी में कहते कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन को पडलिंग विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? पडलिंग विधि। पडली विधि का खोज हेनरी कोट ने किया था। किसने किया था? हेनरी कोट। इस ढलवा लोहा को पडलिंग विधि के द्वारा बदला जाता है किसमें? पिटवा लोहा में। किसमें बदला जाता है? पिटवा लोहा में, रफ्ट आयरन। और पिटवा लोहा की बात करिएगा तो इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% तक रहता है। 0.1 से 0.2% कार्बन रहता है। तो ढलवा लोहा को पिटवा लोहा में बदला जाता है, रफ्ट आयरन में बदला जाता है। ढलवा लोहा को पिटवा लोहा में बदलने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? पडलिंग विधि के द्वारा। पडलिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किस विधि का? पडलिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पडलिंग विधि वह विधि है जिसके द्वारा ढलवा लोहा को किसमें बदला जाता है? पिटवा लोहा में बदला जाता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.2% यानी कि सबसे
कम। सबसे लोहा के कई किस्मों में जिस किस्म में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है वो कौन है? पिटवा लोहा है। लोहा के कई किस्मों में सबसे कम मात्रा में कार्बन जिसमें रहता है उसे क्या कहता है? पिटवा लोहा कहते हैं। पिटवा लोहा कहते हैं। ढलवा लोहा से पिटवा लोहा किस विधि के द्वारा? पडलिंग विधि के द्वारा। पडलिंग विधि का खोज किसने किया? हेनरी कोट ने किया। किसने किया? नोट में कुछ नहीं दिया है। अरे नोट में तो कुछ कुछ नहीं दिया, नोट तो कर लीजिएगा ना। अब प्रश्न बनाइएगा, प्रश्न जरूर होगा इस पर, समझे? अगर सचिन कुमार करे सर नोट में कुछ नहीं दिया, टॉपर बनने के लिए जितना चाहिए उतना तो दिया हुआ है, समझे? अब नोट में सारा बात नहीं दिए हुए है, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? और इतना नहीं एकदम हड़बड़ा कर बता रहे हैं आप नोट नहीं कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं कि नहीं? नोट तो पूरा मार्केट पड़ रहा है। मेरा नोट पूरा मार्केट पड़ रहा है, जिसको कहाँ कहाँ से पता नहीं, देवघर से, झारखंड से, यूपी से नोट लेकर आता है जाता है। तो नोट सब पड़ रहा है, लेकिन आप हमसे पढ़ें तो कुछ फायदा होनी चाहिए कि नहीं? नोट वाला सब ओझराते रहेगा, ठीक है? आपका सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहले जितना नोट में था उतना ही बता रहे थे, लेकिन देखे कि बाद में सारा विद्यार्थी का लेवल एक हो गया, तो फिर सोचे हम पढ़ा कर क्या फायदा है, नोटे दे देते हैं विद्यार्थी को, तब जाकर पूरा। और अब परीक्षा का भी डिमांड हो गया है, और इतना चीज बताने इसलिए लगे। ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो बात्या भट्टी सबका क्वेश्चन आ गया था, तो कहलिए कि नहीं आप सब कुछ बताते ही चले, बताते चले हैं। आप उतार सकते हैं, अब बाकी नहीं उतार सकते कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन सेट है एकदम, क्वेश्चन पक्का। ये क्वेश्चन होगा कि ढलवा लोहा को पिटवा लोहा में किसे बदलते हैं, किस विधि के द्वारा? पडलिंग विधि के द्वारा। क्लियर हुआ दोस्तों? अब ध्यान दीजिए कि ढलवा लोहा को पिटवा लोहा में किस विधि के द्वारा बदला जाता है? पडलिंग विधि के द्वारा बदला जाता है। लेकिन पडलिंग विधि का ज्यादातर इस्तेमाल, पडलिंग विधि का ज्यादातर इस्तेमाल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? पडलिंग विधि का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? क्योंकि ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा पडलिंग विधि का ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। पडलिंग विधि का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कैसा लोहा है? अधिकांश लगभग 90% से ऊपर ढलवे लोहे को डायरेक्ट किसमें बदल लिया जाता है? स्टील में बदल लिया जाता है, इस्पात में बदल लिया जाता है, इस्पात में बदल लिया जाता है। अर्थव्यवस्था में लोहा का इस्तेमाल 99% लोहा का इस्तेमाल किस रूप में होता है? इस्पात के रूप में होता है। इस्पात एक मिश्र धातु है, जिसको हम मिश्र धातु टॉपिक में पढ़ेंगे विस्तार से। तो शुद्ध अवस्था में लोहा बिल्कुल उपयोगी नहीं है। शुद्ध अवस्था में लोहा ऐसा कि मार दीजिए एक फायर तो लोहा टूट जाएगा, इतना कमजोर। तो शुद्ध अवस्था में लोहा उपयोगी नहीं है। आप जितना भी लोहा देख रहे हैं आम जिंदगी में, वास्तव में वो क्या है? इस्पात है। तो पडलिंग विधि से, पडलिंग विधि के द्वारा, पडलिंग विधि का बहुत कम इस्तेमाल होता है। पडलिंग विधि से ढलवा लोहा को पिटवा लोहा में बदलने के लिए बहुत कम इस्तेमाल होता है। ढलवा लोहा को डायरेक्ट क्या बना लिया जाता है? इस्पात बना लिया जाता है। ढलवा लोहा को डायरेक्ट इस्पात बना लिया जाता है। और ढलवा लोहा को इस्पात में बदलने के लिए 3 विधियां हैं। एक बेसेमर विधि, बेसेमर विधि, दूसरा है सीमेंस मार्टिन विधि, सीमेंस मार्टिन विधि, तीसरा है लिंच डोनाविच विधि, लिंच डोनाविच विधि। ढलवा लोहा को
इस्पात में बदलने के लिए 3 विधियां प्रचलित है। बेसेमर विधि, सीमेंस मार्टिन विधि, लिंज डोनाविच विधि। इन 3 विधियों के माध्यम से ढलवा लोहा को डायरेक्ट किस में बदल लिया जाता है? इस्पात में बदल लिया जाता है। अब यह विधि भी अपने आप में काफी लेंदी है, उतना डीप में जाकर आपका एग्जाम नहीं पूछेगा कि बेसेमर विधि में क्या होता है, सीमेंस मार्टिन विधि में क्या होता है, लिंज डोनाविच विधि में क्या होता है, कैसे इस्पात बनता है, इतना डीप में तो जाकर नहीं पूछेगा। तो बेसेमर विधि, सीमेंस मार्टिन विधि, लिंज डोनाविच विधि वह विधि है जिसके द्वारा वात्या भट्टी से प्राप्त ढलवा लोहा को डायरेक्ट किसमें बदल दिया जाता है? इस्पात में बदल दिया जाता है। इन 3 विधियों में सबसे पुरानी विधि कौन है? बेसेमर की। बेसेमर वास्तव में उस वैज्ञानिक का ही नाम है जिन्होंने इस विधि को खोजा था, और बेसेमर विधि के कारण ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के 3 प्रमुख कारणों में एक कारण यह भी था। इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति के शुरुआत में सबसे पहला कारण था कि सूती वस्त्र बुनने की मशीन बना लिया गया था। दूसरा कारण था जोसेफ अस्पार्डिन के द्वारा सीमेंट की खोज कर ली गई थी। और तीसरा कारण हेनरी बेसेमर के द्वारा ढलवा लोहा को इस्पात में बदलने की विधि खोज ली गई थी। जोसेफ अस्पार्डिन का सीमेंट का खोज, बेसेमर का स्टील बनाने का प्रोसेस और सूती वस्त्र मशीन, ये 3 चीज एक साथ इंग्लैंड में हो गया थोड़े थोड़े अंतराल पर। उसके बाद तो इंग्लैंड समझिए पूरा विश्व पर राज कर लिया है कि नहीं जी। तो सबसे पुरानी विधि इस्पात बनाने की ढलवा लोहा से कौन है? बेसेमर विधि। लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली विधि कौन है? लिंज डोनाविच विधि। वर्तमान समय में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है लिंज डोनाविच विधि का। सीमेंट मार्टिन विधि का कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ढलवा लोहा को इस्पात में बदलने के लिए, ढलवा लोहा को इस्पात में बदलने के लिए लिंज डोनाविच विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे आधुनिक और कम खर्चीली विधि है, लिंज डोनाविच विधि। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 90% ढलवा लोहा को किस में बदल लिया जाता है? इस्पात में। इसलिए आप जहां जहां लोहा की कंपनी का नाम सुने होंगे, लोहा का कंपनी नहीं, डायरेक्ट किसका कंपनी होता है? स्टील का। तो स्टील का कंपनी भी पहले ढलवा लोहा तैयार करके क्या बनाता है? स्टील बनाता है। लोहा की तो उपयोगिता है नहीं, तो कुछ लोहा की उपयोगिता रख लिया जाता है, बाकी सबको स्टील में बदल दिया जाता है। लेकिन एक बात समझिए कि अब तो ये देख लिए कि ढलवा लोहा को इस्पात में बदलने के लिए 3 विधि है, लेकिन रफ्ट आयरन यानी पिटवा लोहा, इसको भी इस्पात में बदला जाता है। इसको भी इस्पात यानी स्टील में बदला जाता है। और इसके लिए कौन विधि है? इसके लिए सीमेंटेशन विधि। कौन विधि? सीमेंटेशन विधि। सीमेंटेशन विधि। तो बेसेमर विधि, लिंज डोनाविच विधि, सीमेंस मार्टिन विधि के द्वारा ढलवा लोहा को इस्पात में बदला जाता है, और सीमेंटेशन विधि के द्वारा पिटवा लोहा को इस्पात में बदला जाता है। सीमेंटेशन विधि के द्वारा पिटवा लोहा को इस्पात में बदला जाता है। क्लियर हो गया? अब तो लोहा सब मिल गया, इस्पात मिल गया, ढलवा लोहा मिल गया, पिटवा लोहा मिल गया है। अब कीजिए लोहा से जो करना है दोस्तों। क्लियर हो गया? आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आइए, एक क्वेश्चन है कि दरोगा के तैयारी से टीचर का एग्जाम निकल जाएगा। बिल्कुल काहे नहीं निकलेगा? अभी सबसे हार्ड है बिहार पुलिस का एग्जाम। क्या नहीं है? सबसे हार्ड है। देख लेते हैं, बात्या भट्टी सब समझे न हो? लोहा क्लियर हुआ?
एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी कुछ है लोहा में, और लोहा सच में बहुत टॉपिक है। देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए यही से एक बार देख लेते। एक बात तो अब समझ लीजिए, ये बात तो हम समझ गए कि लोहा जिसका प्रतीक Fe है वो उसके लैटिन नाम से निकलकर आया है। लोहा एक संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु है जिसके 3D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोहा एल्युमिनियम से कम मात्रा में उपलब्ध है पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर, फिर भी लोहा एल्युमिनियम से सस्ता इसलिए है कि लोहा प्राप्त करना एल्युमिनियम प्राप्त करने की अपेक्षा सस्ता है। ये बात तो आप समझ ही गए। ऊपर पट्टी पर लोहा के कुल 5 प्रकार के खनिज उपलब्ध है। इन 5 प्रकार के खनिज में अयस्क होने का जिम्मा हेमाटाइट और मैग्नेटाइट पर है। बाकी इन सबको हम अयस्क में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक तो उपलब्धता कम है और आयरन को निकालना इनसे थोड़ा खर्चीली हो जाती है, लेकिन निकाल तो सकते ही है। तो 5 प्रकार के खनिजों में अयस्क की भूमिका हेमाटाइट मैग्नेटाइट में है, क्योंकि हेमाटाइट मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा अधिक होती है और मैग्नेटाइट में तो हेमाटाइट से भी ज़्यादा होता है। लेकिन मैग्नेटाइट पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। 90% लोहा जिन देशों के पास उपलब्ध है वो किस रूप में? हेमाटाइट। इसलिए विश्व के प्रत्येक देशों में हेमाटाइट से ही लोहा की प्राप्ति की जाती है। विश्व के किन्हीं भी देशों में हेमाटाइट से लोहे प्राप्त करने की विधि बिल्कुल एक समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो लोहा की प्राप्ति लोहा के किस अयस्क से की जाती है? हेमाटाइट से की जाती है। और हेमाटाइट इसकी बात करें दोस्तों, तो हेमाटाइट जहां पृथ्वी के भूपर पट्टी पर प्राप्त होता है वहां पर इसका प्रमुख गैंग कौन है? सिलिका है। इसके अलावा मिट्टी, कंकड़, पत्थर के कण मिले रहते हैं। हेमाटाइट को गैंग सहित साफ करने के लिए द्रव चालित विधि का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन द्रव चालित विधि से हेमाटाइट ऐश को जब साफ किया जाता है तो केवल इसके मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ के कण ही दूर होते हैं, सिलिका दूर नहीं होने के कारण अब सिलिका हटाने के लिए एक अलग से फ्लक्स मिलाया जाता है। और कौन कौन से फ्लक्स मिलाए जाते हैं? द्रव चालित धुलाई के द्वारा हेमाटाइट का सिलिका गैंग दूर नहीं होता है। इसको हटाने के लिए इसमें 2 फ्लक्स मिलाते हैं, कोक और कैल्शियम कार्बोनेट। कोक और कैल्शियम, इन सब हेमाटाइट उसका गैंग फ्लक्स कोक और कैल्शियम कार्बोनेट को आपस में क्रशर मशीन में पीस कर चूर्ण बना लेते हैं। और इन चारों पदार्थ के चूर्ण को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब चार्ज से लोहा की प्राप्ति एक विशाल भट्ठी में होती है और इस भट्ठी को कहते हैं हम लोग वात्या भट्ठी। क्या कहते हैं? वात्या भट्टी का आकार कुछ इस प्रकार होता है, जिसके नीचे से गर्म हवा का झोंका डाला जाता है, जबकि चार्ज को वात्या भट्टी के ऊपर से गिराया जाता है। इस वात्या भट्टी का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर निचले भाग में, उससे कम मध्य भाग में और सबसे कम ऊपरी भाग में होता है, जहां से चार्ज को हम गिराते हैं। वात्या भट्टी में एक के साथ एक कई रिएक्शन होते हैं और ये रिएक्शन के दौरान सबसे पहला रिएक्शन कि फ्लक्स कोक गर्म हवा के झोंका ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और भारी परिमाण में उष्मा। इस उष्मा से एक दूसरा फ्लक्स कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन फर्स्ट का कार्बन डाइऑक्साइड और रिएक्शन सेकेंड का कार्बन डाइऑक्साइड एक बार फिर फ्लक्स कोक से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भट्ठी के निचले भाग में हेमाटाइट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लोहा। और क्या नाम है, इक्वेशन 2 में
आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो गैंग सिलिका से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना लिया और कैल्शियम सिलिकेट धातुमल कहलाया। क्या कहलाया? धातुमल कहलाया। अब कैल्शियम सिलिकेट जो है, कैल्शियम सिलिकेट एक धातुमल है जो लोहा का उस वक्त बचाव करता है जब लोहा फिर से हेमाटाइट ना बन जाए। वात्या भट्टी के निचले तल को हम देखें तो लोहा अधिक वजन के कारण निचले तल में और धातुमल कैल्शियम सिलिकेट ऊपर में आ जाता है और ये धातुमल लोहा की सुरक्षा करता है गर्म हवा के ऑक्सीजन से। नहीं तो अगर धातुमल नहीं बनता तो लोहा जो एकदम पिघला हुआ रहता है भट्टी में, वे तुरंत फिर गर्म हवा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हेमाटाइट में बदल जाता है। इसलिए इस धातुमल की बहुत उपयोगिता है वात्या भट्टी में। अब ध्यान दीजिए, वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है उस लोहा में कार्बन की मात्रा 2.5 से 4% होती है। ऐसे लोहा को क्या कहते हैं? ढलबा लोहा बहुत कठोर होते हैं लेकिन भंगुर प्रकृति के होने के कारण ज्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। लेकिन वात्या भट्टी से जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? लोहा ही प्राप्त होता है। अब वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है वो ढलबा लोहा होता है। यह भी कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का, सफेद ढलबा लोहा और सफेद ढलबा लोहा। और सफेद ढलबा लोहा में कार्बन रहता है, संयुक्त अवस्था में रहता है, लेकिन भूरा ढलबा लोहा में कार्बन ग्रेफाइट के रूप में होता है। कार्बन। अब देखिए कि ढलबा लोहा को पिटबा लोहा में बदला जाता है पडलिंग विधि के द्वारा। पडलिंग विधि के द्वारा ढलबा लोहा को पिटबा लोहा में बदला जाता है और पिटबा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.2 होता है। पडलिंग विधि जिसका उपयोग ढलबा से पिटबा में बदलने के लिए होता है, इसका खोज किसने किया था? एनीकोट। लेकिन पडलिंग विधि का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ढलबा लोहा को डायरेक्ट किसमें बदल लिया जाता है? इस्पात में, क्योंकि शुद्ध अवस्था में लोहा बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। 90% लोहा को तुरंत इस्पात में बदला जाता है और ढलबा लोहा की कोई डायरेक्ट किसमें बदला जाता है? इस्पात में बदला जाता है। ढलबा लोहा को इस्पात में बदलने के लिए 3 विधि है: बेसेमर विधि, सीमेंस मार्टिन विधि, लिंज डोनाविच विधि। बेसेमर विधि, सीमेंस मार्टिन विधि, लिंज डोनाविच विधि। सबसे पुरानी विधि बेसेमर है, सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा वर्तमान में इस्तेमाल की जाने वाली है लिंज डोनाविच विधि। लेकिन पिटबा लोहा को भी इस्पात में बदला जा सकता है और पिटबा लोहा गायब हो गया, छोड़ दीजिए। पिटबा लोहा को किस विधि का इस्तेमाल किए थे? सीमेंटेशन विधि। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कंपाउंड ऑफ आयरन। लोहा तो सबसे ज्यादा उपयोग लाई जाने वाली धातु है। तो लोहा का उपयोगिता की अगर बात करें तो इस्पात के रूप में लोहा इस्तेमाल होता है, यौगिकों का इस्तेमाल कम ही होता है। इससे पहले आप कैल्शियम के बारे में देखे थे कि शुद्ध अवस्था में कैल्शियम बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था। कैल्शियम के यौगिक ही बहुत ज्यादा उपयोगी थे। कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, तमाम कैल्शियम के यौगिकों की हम बात किए थे। लेकिन लोहा की उपयोगिता सबसे ज्यादा इस्पात के रूप में है। और यह फिर से बताने की जरूरी नहीं है कि इस्पात का क्या महत्व है अर्थव्यवस्था में। लेकिन लोहा के कुछ कंपाउंड है जिसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता है, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हरा कशिश। ग्रीन विट्रियोल, हरा कशिश। विट्रियोल या कशिश का मतलब सल्फेट होता है। विट्रियोल या कशिश का मतलब सल्फेट होता है। सल्फेट
तो मतलब अगर कोई कंपाउंड हरा कशिश है तो मतलब वह सल्फेट वाला ही कंपाउंड है। कशिश या विट्रियोल सल्फेट कंपाउंड को ही कहते हैं। तो फेरस सल्फेट इसमें 7 जल के अणु होते हैं। फेरस सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु जुड़े होते हैं? 7। और इसी को यानी फेरस सल्फेट का ही प्रचलित नाम है हरा कशिश या विट्रियोल, इसलिए क्योंकि यह सल्फेट है, और हरा इसलिए कि इसका रंग हरा होता है। यानी हरा कशिश का रंग हरा होता है, और यह चूंकि सल्फेट है तो इसीलिए इसे हम हरा कशिश या ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। तो आयरन का एक महत्वपूर्ण कंपाउंड हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल हुआ, और इसका इस्तेमाल रंग बनाने में, पेंट यानी कि हरे रंग की स्याही बनाने के लिए या फिर हरे रंग का पेंट बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, किसका? हरा कशिश का। एनीमिया दूर करने के लिए जो दवाई बनाए जाते हैं, एनीमिया जो लोहे के कमी से होने वाला रोग है, एनीमिया दूर करने के लिए जो दवाई बनाए जाते हैं उसमें भी अगर लोहा का सबसे ज़्यादा कोई कंपाउंड यूज किया जाता है तो कौन किया जाता है? ग्रीन विट्रियोल। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल इसका हरे रंग का स्याही बनाने में, हरे रंग का पेंट बनाने में किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कंपाउंड आपका है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का उपयोग इसका उपयोग होता है रक्तस्राव को रोकने में। रक्तस्राव को रोकने में फिटकरी या पोटाश एलम का भी इस्तेमाल होता है। रक्तस्राव को रोकने में फिटकरी और पोटाश एलम का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, फेरिक क्लोराइड या फिटकरी रक्तस्राव को जो रोकता है तो कैसे रोकता है, इसमें किस विधि का इस्तेमाल होता है? तो ये भी याद रखना है, अस्कंदन विधि का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? अस्कंदन विधि, कोगुलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। अस्कंदन विधि का इस्तेमाल होता है, अस्कंदन विधि का। अब अस्कंदन विधि क्या है? तो अस्कंदन विधि जैसे कि आपको बताए थे कि जो फिटकरी पानी साफ करता है, तो अस्कंदन विधि का मतलब होता है कि छोटे छोटे कण आपस में आकर क्या हो जाना? इकट्ठा हो जाना। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अस्कंदन। यानी कि फेरिक रक्तस्राव हो रहा है, उसके जगह फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल लगा दिए, तो रक्त की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में क्या आने लगती है? निकट आने लगती है। रक्त कोशिका आपस में निकट आने के कारण एक बाउंड्री बन जाता है, जिससे होकर अब रक्त का प्लाज्मा जा नहीं सकता है, बह नहीं सकता है, और इस तरह से रक्त क्या होता है? जम जाता है। तो कोशिकाओं का एकत्र होना, कणों का एकत्र होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अस्कंदन कहते हैं। तो रक्तस्राव को रोकने में फिटकरी का भी इस्तेमाल हुआ था, और रक्तस्राव को रोकने में फेरिक क्लोराइड का भी इस्तेमाल हो रहा है। फिटकरी और फेरिक क्लोराइड दोनों रक्तस्राव को जो रोकता है, किस विधि से रोकता है? अस्कंदन विधि से रोकता है। अस्कंदन विधि से रोकता है। दूसरा है आयरन पायराइटस। आयरन पायराइटस। अब पायराइटस का मतलब क्या होता है ये बताना जरूरी है फिर से। पायराइटस का मतलब सल्फर युक्त कंपाउंड। पायराइटस का मतलब सल्फर युक्त कंपाउंड। Fe2 इसी को क्या कहते हैं? आयरन पायराइट्स कहते हैं। और इस यौगिक का जो रंग एकदम सोने का समान होता है, इसीलिए इसे बेवकूफों का सोना कहा जाता है। दोस्तों, आयरन पायराइट्स को आप आयरन सल्फाइड भी कह सकते हैं।
सल्फर युक्त यौगिक को सल्फाइड भी कहा जाता है। तो आप आयरन पायराइड्स कहिए कि आयरन सल्फाइड कहिए, आयरन पायराइड्स कहिए कि आयरन सल्फाइड कहिए, बात बराबर है दोस्तों। तो आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स देखने में बिल्कुल सोने के समान, देखने में बिल्कुल सोने के समान होते हैं, लेकिन है क्या? लोहा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बेवकूफों का सोना। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सोना का चेन खरीदे हैं कि ना? नहीं खरीदे हैं। तो समझ रहे ना आप, वही सब चीज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है, बातों को समझ गए। और एक मोहर साल्ट होगा, क्लियर, समझ गए। लोहा, लोहा वास्तव में बहुत बड़ा टॉपिक था। अब जो है तांबा है, और समय का अभाव लगता है तांबा नहीं हो पाएगा। लोहा में भी रिएक्शन काफी ज्यादा हो गया। क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगे अब छोटा छोटा अगला क्लास में धातु समाप्त हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब जितने भी धातु है ना, सबको गरमाएंगे, धातु निकलेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा विधि साफ रूप करने का नहीं है। तो अगला क्लास आइए, अगला क्लास में धातु समाप्त हो जाएगा। अब लोहा का क्वेश्चन बनाइएगा। लोहे का संरक्षण नहीं हुआ। अच्छा, बंद कीजिए क्लास।